हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे और एक एक करके सारे पॉइंट जानेंगे। किस तरीके से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, किस फेज में कौन से हार्मोन का लेवल अप होता है, किसका डाउन होता है, क्या रोल है हार्मोन का। ये सारे के सारे चेंजेस हार्मोनल चेंजेस है। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है कि फीमेल के केस में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल। मेल के केस में हार्मोन का जो चेंजेस है इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन फीमेल के केस में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए फीमेल का जो बिहेवियर, जो एक्सप्रेशन है वो बार बार चेंज होता जाता है। इसे बोलते हैं कि ज्यादा मूड स्विंग होता है। ऐसा केस किसकी वजह से है? हार्मोन की वजह से है। ये फीमेल की गलती नहीं है, दिस इज नेचर। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि ये है क्या। तो यहाँ पे देखना, ये मैंने यहाँ पे बता रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें किस तरीके से साइक्लिक चेंजेस होते हैं। और यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना रखा है जिसमें अपन हार्मोन की बात करेंगे कि क्या क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो फेज है जिसमें एक ओवम ओवरी से रिलीज होता है और ओवरी से रिलीज होने के बाद में वो इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन साइट पे पहुंचता है, जिसे अपन एम्पुला बोलते हैं। और यहाँ से जब उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर वो कंटिन्यू यहाँ से पहुंचता जाता है और यहाँ पे वो आ जाता है कहाँ पे, यूट्रस कैविटी में आता है। और यूट्रस कैविटी में आने के बाद में वो इस फीमेल की इस एंडोमेट्रियम के साथ में एम्बेडेड होना चाहता है, चिपकना चाहता है, लेकिन वो एन सेल होने की वजह से वो यहाँ पे और उसके चारों ओर कुछ एंटीजन जैसी प्रोटीन सीक्रेट होने की वजह से क्या होता है, वो यहाँ पे एज ए एंटीजन मान लिया जाता है इस फीमेल बॉडी द्वारा, जिसकी वजह से उसे यहाँ पे डब्ल्यूबीसी सेल द्वारा डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मतलब इस एन सेल की कंडीशन का यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता। और जब बेटा इसका यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता तो क्या होता है, जब यहाँ पे इसका डेवलपमेंट नहीं होता तो इसे यहाँ से डीजनरेट किया जाता है, यहाँ से डिस्ट्रॉय किया जाता है। और डिस्ट्रॉय जब किया जा रहा है और यहाँ पे जब इसको बाहर फ्लो किया जाता है तब इस ये जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, अच्छा इसके पीछे यहाँ पे आप यहाँ से याद रखेंगे कि यहाँ पे इसके जस्ट पीछे, एंडोमेट्रियम के जस्ट पीछे मस्कुलर लेयर है जिसे अपन मायोमेट्रियम बोलते हैं। ये मायोमेट्रियम की जो लेयर है इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होता है और कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है इसमें थोड़ा सा रप्चरेशन आता है और रप्चरेशन से क्या होता है, यहाँ से ब्लीडिंग होती है और उस ब्लीडिंग को ही अपन मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अब ये ब्लीडिंग कब स्टार्ट होती है, एक फीमेल का जो एम्ब्रियो जब अपनी मदर की यूट्रस कैविटी में ग्रोथ कर रहा होता है तब उसमें एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में ओवरी में कुछ ऊगोनिया सेल का डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है। मतलब फीमेल के एम्ब्रियो में ही ऊगोनिया सेल बनना चालू हो गई और वो ऊगोनिया सेल जो होती है उसके चारों ओर कुछ सेल का लेयर का ऐसा सिक्रेशन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है। एक ये ऊगोनिया सेल है, इसके चारों ओर ऐसे डॉटेड करके मैंने कुछ स्ट्रक्चर दिखा रखी है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसे अपन फोलिकल्स बोलते हैं। इसका मतलब ये जो ऊगोनिया सेल है वो कुछ ऐसी कंडीशन में रहती है जिसे अपन प्राइमरी फोलाइकल बोल देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है प्राइमरी फोलाइकल। ये प्राइमरी फोलाइकल फेज में यहाँ पे इस ओवरी में रहता है। अब ये ओवरी, कौन सी ओवरी की बात कर रहा हूं मैं, ये ओवरी है एक एम्ब्रियो की ओवरी है और एक एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है यूट्रस कैविटी में, मदर की ये यूट्रस कैविटी की बात कर रहे हैं। अब वो फीमेल का डेवलपमेंट होता है, उस फिटस का डेवलपमेंट होता है और फिटस के डेवलपमेंट के बाद में उसका बर्थ होता है। बर्थ के बाद में उसका डेवलपमेंट फिर से चलता है और वो एक फीमेल या फिर एक वो लड़की ग्रोथ करती हुई कहां तक पहुंचती है, 12 से 13 साल की जब वो हो जाती है तब बोलते हैं कि उसने प्यूबर्टी अटेंड कर ली है। प्यूबर्टी अटेंड करने का मतलब ये है कि उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जो एक नेचुरल फिनोमिना है, वो भी एक हार्मोनल रिएक्शन ही है। तो वहां पे जैसे ही प्यूबर्टी अटेंड करते हैं तो पहली बार इस ओवरी में एक ओवेरियन साइकिल चलता है और वो ओवेरियन साइकिल कुछ इस तरीके से, ये प्राइमरी फोलाइकल सेकेंडरी फोलाइकल में, फिर वो टर्सरी फोलाइकल में, और टर्सरी फोलाइकल से वो ग्रेफिन फोलाइकल में, और ग्रेफिन फोलाइकल से वो ये सेकेंडरी उस साइड रिलीज कर देता है और सेकेंडरी उस साइड यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे पहुंचता है। यहाँ पे अगर स्पर्म सेल में ज्यादा फर्टिलाइज हो जाता है और नहीं मिलता है तो वो यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे आके चिपकने की कोशिश करता है और जब इसे यहाँ पे एज ए एंटीजन बिहेव कराया जाता है तो ये यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यहाँ से रप्चर कर दिया जाता है। और पहली बार क्या होता है, एक फीमेल में पहली बार 12 to 13 ईयर की एज में पहली बार यहाँ से ये डिजनरेट हुआ एग सेल सेकेंडरी उस साइड यहाँ से जब डिस्कार्ड किया जाता है तो इसकी मसल सेल में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे पेनफुल कंडीशन होती है। आपको एक छोटा सा डाटा याद ध्यान में रखना चाहिए कि इस पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में 80% केस में फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो वेरी पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे क्या होगा, यहाँ से न्यूरॉन रिसेप्टर
जनरेट होते हैं। वो न्यूरॉन रिसेप्टर जब यहाँ से स्टिमुलेट होते हैं तो वो हाइपोथैलेमस को जाके बोलते हैं, और हाइपोथैलेमस को जाके बोलते हैं तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के हार्मोन के केस में वो कॉन्ट्रैक्शन और फास्ट होता है जिससे यहाँ से और ज्यादा पेन होता है। इसका मतलब जब भी एक फीमेल में ब्लीडिंग फेज चल रही होती है, पहला मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है, तब वहां पे बहुत ज्यादा पेन होता है। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है उसे अपन बोलते हैं मीनार की कंडीशन। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को अपन मीनार के बोलते हैं, आपको याद रख लेना सीधा ही। उसके बाद में मेंस्ट्रुएशन चलता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहता है। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल की सीरीज बन जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बहुत सारी सीरीज बनती है, मतलब हर मंथ में, हर एक मंथ के बाद में अब अलग अलग फीमेल का ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड है ये अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं बोलता हूं कि इसका टाइम वेरी कहां से कहां तक कर सकता है। तो आपको ऐसे एबनॉर्मल केस में अगर नहीं पढ़ना है तो यहां से ध्यान से देखेंगे, 22 डेज से लेके 45 डेज तक एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम हो सकता है। ये कोई भी एबनॉर्मल केस नहीं है। अगर एक फीमेल में 25 डेज का मेंस्ट्रुएशन होता है तो वो कोई एबनॉर्मल केस नहीं है, नॉर्मल केस है। वो फीमेल के हार्मोनल लेवल के हिसाब से सेट हो रखा है। कई फीमेल में 40 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, वो भी कोई एबनॉर्मल केस नहीं है, सब नॉर्मल केस है। अब इन दोनों का एवरेज मान लेते हैं और अपनी एनसीईआरटी में जैसे लिख रखा है, तो एनसीईआरटी में लिख रखा है कि 28 से 29 डेज का एवरेज टाइम पीरियड अपन मान लेते हैं, उसे अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देते हैं। चलो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है। अब ये साइकिल जब बार बार चलता है, और ये कब तक चलता रहता है, एक फीमेल जब तक 45 या फिर 50 ईयर की हो जाती है तब तक ये केस चलता रहता है। और 45-50 ईयर की एज में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, और उस स्टेज को अपन बोलते हैं मेनोपॉज। और मेनोपॉज क्या है, मेनोपॉज के बाद में एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता है। क्या ये बातें याद रहेगी? अब यहाँ पे आप बात याद है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ये नाम ऐसा क्यों रखा गया, तो एक लूनर मंथ होता है। लूनर मंथ के बेस पे जो मतलब कहीं ना कहीं चंद्रमा पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से मून किस तरीके से चलता है। जैसे अपने यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डेज को डिसाइड कर लेते हैं ना मून को देख के, उसी तरीके से लूनर मंथ चलता है। और वो जो लूनर मंथ है वो 28-29 डेज का ही होता है, और उसी के बिहाफ पे इसका नाम रख दिया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कहां पे होता है, कौन कौन सी फीमेल, तो एक फीमेल होती है प्राइमेट, एक होती है नॉन प्राइमेट। प्राइमेट में आप याद रखेंगे, प्राइमेट में आएगा यहाँ पे एप, मंकी, और उसके साथ में आ जाएंगे ह्यूमन, ये प्राइमेट्स हैं। इसके बाद में नॉन प्राइमेट्स कौन आएंगे, काऊ आ जाएगी, बफेलो आ जाएगी। इस तरीके से जो एनिमल्स है वो सब क्या है, नॉन प्राइमेट है। तो प्राइमेट फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसे अपन मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और जो नॉन प्राइमेट में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो यहाँ पे ब्लीडिंग फेज होता है या फिर जो भी साइकिल चलता है रिप्रोडक्टिव साइकिल, उस रिप्रोडक्टिव साइकिल को अपन एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। यहां से पहली बार क्वेश्चन आया, पिछले साल नेट में क्वेश्चन आया यहाँ से। अब ये क्वेश्चन कहीं से भी, ये जो एस्ट्रस साइकिल है एनसीईआरटी में मेंशन ही नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन बाहर का माना जा सकता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में अपन बात करेंगे, जूलॉजी वाले पोर्शन में बाहर से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, बॉटनी में बाहर से आने के चांसेस रेयर रहते हैं। जूलॉजी में कुछ चैप्टर है, जैसे ये रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, इस चैप्टर में से क्वेश्चन बाहर से आने के चांसेस रहते हैं। तो सारे पॉइंट मेरी ध्यान से सुनते जाइएगा, आपके एक एक क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। अब यहाँ से अपन बात कर ली कि प्राइमेट में, नॉन प्राइमेट में किस तरीके से मेंस्ट्रुएशन होता है और किसका क्या नाम है, ये अपन ने बात कर ली। अब बोलते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अपन ने बात करी कि एक पहली बार ये इस तरीके से वो एक रिलीज होता है और यहाँ पे है। अब देखो पहले दिन क्या होगा भाई, इस एग को यहाँ से रिलीज करना है, वो रिलीज करेगा तो ये यहाँ से, ये जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है ये यहाँ से टूटेगी, रप्चर होगी तो क्या होगी, साथ में बेटा ब्लीडिंग भी होगी। तो रप्चरेशन के साथ में क्या होगी, ब्लीडिंग भी हो रही है, ये ब्लीडिंग हो रही है, इस तरीके से ब्लीडिंग होती है। और इस तरीके से ब्लीडिंग होगी तो ये ब्लीडिंग कब तक रहती है, जब तक ये पूरा का पूरा पार्ट बाहर एक्सक्रीट नहीं हो जाता। इसका मतलब एवरेज टाइम पीरियड बोलते हैं कि ये 2 से 7 दिन तक चलती है। तो यहाँ से अपन 1 से 7 दिन तक ये बोल देते हैं कि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन चलेगा, यहाँ पे एक तरीके से बोलते हैं फीमेल की पीरियड्स आ रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होता है और ब्लीडिंग फेज होती है। यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है मैक्सिमम 7 डेज अपन बोल देते हैं, ये 3, 4, 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, ऐसा कुछ देखा गया। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में मेरे को बताओ ब्लीडिंग होने के बाद में क्या होगा। ब्लीडिंग होने के बाद में सेम टाइम ब्लीडिंग के बाद में जैसे यहाँ से एक रिलीज होकर चला गया, दूसरा यहाँ पे फॉलिकुलर जो सेल है, प्राइमरी फॉलिकल, वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है
और वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, और वो डेवलप किस फेज में कर रहा है और वो किस हार्मोन के इफेक्ट में कर रहा है। तो एक हार्मोन होता है एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का केस में आपको बता देता हूं, एक अपने ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीक्रेट जिसका नाम है जीएनआरएच। जीएनआरएच जीएनआरएच किसको बोलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? एक पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है एफएसएच, एक सीक्रेट करता है एलएच। ये दोनों कहां पे काम करते हैं? ओवरी पे काम करते हैं। अब यहां से एक बात और याद रखेंगे आप, जब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में इस तरीके से ओवेरियन साइकिल रहता है। ओवेरियन साइकिल जब ये यहाँ पे प्राइमरी फोलाइकल, सेकेंडरी फोलाइकल, टर्सरी फोलाइकल और ये मैच्योर टर्सरी फोलाइकल जिसे ग्रेफिन फोलाइकल बोलते हैं, यहाँ से सेकेंडरी ओसाइट जब एग्जिट हो जाता है तो पीछे वाला पार्ट क्या बन जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम, जो टेम्परेरी ग्लैंड है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। इससे पहले यहाँ पे अपन ने बात करी है कि ये जो टर्सरी फोलाइकल है इसका जो ये इनर वाली जो लेयर है जिसे अपन थीका इंटरना बोलते हैं, थीका इंटरना यहाँ पे ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ाना चालू कर देती है। ईस्ट्रोजन जाके किसको बोलता है? ईस्ट्रोजन जाके हाइपोथैलेमस को बोलता है। ईस्ट्रोजन जाके हाइपोथैलेमस को बोलता है और हाइपोथैलेमस फिर ये जीएनआरएच सिक्रेशन करता है और उसके बाद में एलएच और एफएसएच का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एफएसएच का सिक्रेशन होगा तो ये यहाँ से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, फॉलिकुलर सेल स्टिमुलेट होगी और ये आगे डेवलपमेंट जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। उसके बाद में क्या होता है देखो, उसके बाद में ये काम साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो ये यहाँ से ये यहाँ से मेंस्ट्रुएशन हो गया, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया, और उसके बाद में क्या होगा? ये यहाँ से लेयर जो रप्चर हो गई, जो ये लेयर यहाँ से टूट गई है, इस लेयर का वापस क्या होगा? वापस प्रोलिफरेशन होगा, फॉर्मेशन वापस चालू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने दो नाम लिख रखे हैं, एक नाम लिख रहा है मैंने फॉलिकुलर फेज, एक नाम लिख रखा है मैंने प्रोलिफेरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज का मतलब है ओवरी में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट चल रहा है, तो ओवरी में चल रहा है फॉलिकुलर फेज। तो इस दिन से लेके इस दिन तक फॉलिकुलर फेज की बात अपन कर सकते हैं। तो फॉलिकुलर फेज कहां पे चलता है? ओवरी में, ध्यान रखना है। प्रोलिफेरेटिव फेज का मतलब होता है प्रोलिफेरेशन हो रहा है किसका? एंडोमेट्रियम की लेयर वापस पहले जो यहां से टूट के थिन हो गई थी वो वापस थिक होती जा रही है, ये है प्रोलिफेरेशन। तो प्रोलिफेरेशन में क्या होता है भाई? एंडोमेट्रियम की लेयर है वो वापस बनती चली जा रही है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये हार्मोन का जो सिक्रेशन बता रखा है इसका भी अपन बात करेंगे। तो उसके बाद में ये यहाँ पे फॉलिकुलर फेज पूरा होगा, एग सेल फिर से रिलीज होगी, एग सेल रिलीज होगी और एग फर्टिलाइज हो गया। उसके लिए ये पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड एंडोमेट्रियम चाहिए कि नहीं चाहिए? एंडोमेट्रियम यहाँ से वेल डेवलप्ड होगी। अब एंडोमेट्रियम वेल डेवलप्ड होने में किस किस का क्या रोल है यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एंडोमेट्रियम की लेयर यहाँ से डेवलप होगी। उसके बाद में क्या होगा? ये जो 14th डे है, इस 14th डे से पहले क्या होगा? कुछ हार्मोनल सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे एलएच सिक्रेशन, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि एलएच सर्ज पे क्या होता है? एलएच सर्ज पे ओवुलेशन होता है। तो यहाँ पे होगा ओवुलेशन, तो इसे अपन बोल देंगे ओवुलेटरी फेज। यहाँ से एग का रिलीजन होगा। अब यहाँ से एग यहाँ से बाहर निकलेगा, एग का मतलब बोलेंगे यहाँ से ओवुलेशन। ओवुलेशन प्रोसेस से क्या होगा? ओवुलेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगी और आगे जब ओवुलेशन प्रोसेस बढ़ेगी इसके बाद में क्या होगा? यहाँ से एंडोमेट्रियम की लेयर और ज्यादा थिक होती चली जाएगी और एंडोमेट्रियम की लेयर यहाँ से थिक होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट 3 से 4-5 दिन में कहां पे पहुंच जाएगा? वो यहाँ से यूट्रस कैविटी में पहुंच जाएगा। इसलिए यहाँ पे वेल डेवलप्ड एंडोमेट्रियम चाहिए और वेल डेवलप्ड एंडोमेट्रियम यहाँ पे बन जाती है। उसके बाद में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से क्या होगा? फिर से वो यहाँ से एक सेल पहुंच गया 3 से 4 दिन में, और फिर से क्या होगा? फिर से वो प्रोलिफरेशन होगा। फिर से यहाँ से एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन जो आई थी, वो जो एंटीजन वाली प्रोटीन थी, वो एंटीजन वाली प्रोटीन उससे फिर से एक सेल को क्या बोलेगी कि ये बाहर से कोई एंटीजन आया, उसे फिर से डिस्कार्ड किया जाएगा और फिर से यहाँ से ये ब्लीडिंग फेज वापस स्टार्ट हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आपको ये बात समझ में, तो अब मैं आपको हार्मोनल चेंजेस बता देता हूँ किस तरीके से हार्मोनल चेंज होता है। देखो एलएच का जो सिक्रेशन है वो शुरुआत में एलएच हो, चाहे वो एफएसएच हो, चाहे वो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हो, सबका लेवल ब्लीडिंग फेज में सिमिलर रहता है। मतलब एक जैसा सिक्रेशन पहले हो रहा था वैसा ही होता चला जाता है। ब्लीडिंग फेज के जस्ट बाद में प्रोलिफरेशन होगा, प्रोलिफरेशन या फिर यहाँ पे फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में एफएसएच का लेवल देखो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। एफएसएच का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। एफएसएच का लेवल अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। कहां पे हो रहा है? ओवरी में। तो ये एफएसएच का काम यहाँ पे ओवरी में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराना है। साथ में एलएच का सिक्रेशन पहले नहीं होता है, फिर धीरे धीरे एलएच का सिक्रेशन बढ़ता है और ये बढ़ के 14th डे से पहले, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं 13th डे के आसपास में एलएच का जो लेवल है वो हाईएस्ट पहुंच जाता है और इसे अपन बोलते हैं एलएच सर्ज। तो एलएच सर्ज से बार बार क्वेश्चन पूछा गया, इसे अपन क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज। तो एलएच सर्ज क्या है? एलएच सर्ज ये है
कि उस दिन LH हार्मोन का सिक्रेशन हाईएस्ट पीक पे होता है। और अब ये LH का मतलब ही क्या है, ल्यूटिनाइजेशन, ये ल्यूटिनाइजिंग कराता है और इस ओवरी से सेकेंडरी oocyte को एग्जिट करवा देता है। तो सेकेंडरी oocyte यहां से बाहर निकलती है। इसका मतलब 14th डे पे क्या होगा, 14th डे पे होगा ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेटरी फेज है, ये ओव्यूलेशन वाला डे है। ओव्यूलेशन वाले डे के बाद में क्या होगा, ये LH का काम हो गया खत्म। अब LH धीरे धीरे वापस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसी फेज में वापस पहुंच जाएगा। ठीक है। एफएसएच देखो, एफएसएच का काम क्या था, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराना। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट यहां तक हो जाएगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट इसके पीछे पीछे हो रहा है बस भाई, यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो गया और अब सेकेंडरी oocyte बन गया। सेकेंडरी oocyte जब जस्ट यहाँ पे रिलीज होने वाला है, तो जस्ट यहाँ पे रिलीज होगा तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करके एफएसएच का लेवल भी कम हो जाता है। इस तरीके से एलएच और एफएसएच का लेवल अप डाउन होता है। क्या इतनी बात समझ में आई तुम्हें? इसी के साइमल्टेनियसली ओवेरियन हार्मोन, ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन की बात कर लेते हैं। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो यहाँ से मैंने बात करी कि इस टर्सरी फोलिकल की थीका इंटरना से सीक्रेट होता है और वो सीक्रेट होके अपने लेवल को बढ़ाता है। अपने लेवल को बढ़ाएगा तो ये लेवल को जब बढ़ा के हाइपोथैलेमस को यहाँ पे सिग्नल भेजेगा, तो यहाँ पे साथ में क्या हो जाएगा, एलएच और एफएसएच का सिक्रेशन बढ़ेगा ना। एलएच और एफएसएच का सिक्रेशन बढ़ता चला जा रहा है और वो अपने काम करते चले जा रहे हैं। ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता चला जाता है और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, इसके साथ में एलएच और एफएसएच का लेवल बढ़ता है, क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक भेजता है किसको, हाइपोथैलेमस को। अब प्रोजेस्टेरोन कब बनना चालू होगा बताओ? प्रोजेस्टेरोन बनना तब चालू होगा ज्यादा मात्रा में या फिर ज्यादा अमाउंट में ये प्रोजेस्टेरोन बनना कब चालू होगा, जब सेकेंडरी oocyte यहां से रिलीज हो जाएगा और ये सेकेंडरी oocyte यहां पे जाके फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज होगा या फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन साइट पे पहुंच जाएगा। पीछे वाला पार्ट क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्परेरी ग्लैंड है जो मेनली हार्मोन सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है और एकदम से जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो वो इस एंडोमेट्रियम की वॉल को और थिक बना देता है और वेल डेवलप बना देता है। जो वॉल यहां से रप्चर हो गई थी उसको भी वापस मेंटेन कर देता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन के केस में आपको याद रखना है कि प्रोजेस्टेरोन क्या है, प्रोजेस्टेरोन मेनली एंडोमेट्रियम की वॉल को क्या करता है, ठीक करता है। अब बोलते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन यहां कहीं हो गया, जाइगोट बन गया तो वेल डेवलप्ड एंडोमेट्रियम चाहिए और एंडोमेट्रियम मेंटेन रहनी चाहिए कब तक, थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम मेंटेन रहनी चाहिए। इसलिए अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल एक बार बढ़ गया तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल 9 मंथ तक बढ़ा ही रहता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहां तक बढ़ेगा और यहां तक बढ़ने के बाद में प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डिक्रीज कर जाएगा। इस तरीके से प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के केस में, जाइगोट बनने के केस में प्रोजेस्टेरोन का लेवल ऐसे ही रहता है, अप ही रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम फर्टिलाइजेशन हुआ तभी ये कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहती है, अदरवाइज तो ये फिर क्या बन जाती है, कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाती है और फिर ये डीजनरेट होकर बाहर निकल जाती है मेंस्ट्रुएशन फ्लो के साथ में। क्या इतनी बात समझ में? ये डीजनरेट हो जाती है अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो आपको याद रखना है, ये ईस्ट्रोजन की लाइन है, ये प्रोजेस्टेरोन की, ये एफएसएच की, ये एलएच की, और ये इस तरीके से मैंने डे बता रखे हैं। अब आपको एक बात और यहां से याद रख लेनी है कि इस फेज के आसपास भाई यहाँ पे ओवुलेशन हो रहा है, कौन से डे पे, 14 डे पे। 14 डे पे तो अपन 4th चैप्टर में बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव वो हेल्थ में, तो वहां पे अपन बात करते हैं कि ये 13th डे, 12 डे, 11 डे, फिर यहाँ पे 15, 16, 17 इन डे के आसपास अगर एक कपल कोइटस करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी अटेम्प्ट करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। ये यहाँ से 14 डे पे ओवुलेशन हो रहा है, फिर भी यहाँ पे क्यों लगा है, ऐसा यहाँ पे ऐसे लिख दिया है कि 14th डे के पहले हार्मोनल चेंजेस है भाई, हार्मोनल चेंजेस, ये जो एलएच का सिक्रेशन है ये यहाँ पे 13th डे पे ना होकर 10th डे पे भी हो सकता है। ऐसे केस में ओवुलेशन 12th डे पे हो सकता है। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे भी होने के चांसेस है। और इसके बाद में ये एलएच का सर्ज जो है वो 15 डे पे भी तो हो सकता है, अगर वो 10 डे पे हो सकता है, 15 डे पे भी हो सकता है। इसका मतलब ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है। तो सेफर साइड रहने के लिए ऐसे लिख दिया गया है कि 11th डे से 17th डे के बीच में अगर कोई कपल इंटरकोइटस करता है, ये इंटरकोर्स करता है, कोइटस मूवमेंट करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी अटेम्प्ट करता है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस रहते हैं। इसे अपन बोलते हैं डेंजर जोन। ये डेंजर जोन वाला पीरियड है। इसके बाद में अगर कोई कॉपुलेटरी मूवमेंट होती है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस
नेग्लिजिबल रहते हैं, लगभग यहाँ पे जीरो रहता है ये यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है भाई, इस तरीके से जब एक फर्टिलाइजर नहीं होता तो क्या क्या होता है, इस तरीके से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। और एक फर्टिलाइज हो गया तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ से जाइगोट बनेगा और जाइगोट यहाँ पे इम्प्लांट हो जाए, मतलब यहाँ पे जाइगोट बनेगा और जाइगोट यहाँ से सेल डिवीजन करता करता यहाँ पे एक एम्ब्रियोनल स्टेज चली जाती है, जिसे अपन यहाँ पे गेस्ट्रूला कंडीशन बोलते हैं। गेस्टेशन चलता है, गेस्टेशन का ही नाम प्रेगनेंसी है, तो गेस्टेशन टाइम पीरियड यहाँ पे चलता है आगे। ये था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको समझ में आएगा, सारी बातें ध्यान से सुनेंगे और सारी बातें ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से आने वाले क्वेश्चन बस ये सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये ओवरी मैंने यहाँ पे थोड़ी बड़ी बना रखी है ताकि ये आपको मैं ओवेरियन साइकिल फिर से समझा सकूं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ओवेरियन साइकिल बता दिया है, वो वीडियो भी आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा ताकि आपको ये सारा का सारा ये सीन समझ में आएगी, किस तरीके से एक प्राइमरी फोलिकल, ग्रेफिन फोलिकल और एक कॉर्पस ल्यूटियम कैसे डिजनरेट हो जाता है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।